हेलो गाइस, स्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है देखिए फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन आप पहले से भी पढ़ते आए हैं और फ्रिक्शन आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इसका जो जनरल डेफिनेशन होता है कि ये जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, तो उनके बीच जब रिलेटिव मोशन का बात करते हैं, है ना, यानी सरफेस और बॉडी के बीच में जब आपस में रिलेटिव मोशन का हम बात करते हैं तो वहां पे हम फिर फ्रिक्शन का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, when you try to push a book along the floor, friction makes this difficult. Okay, friction always works in the direction opposite to direction in which the object is moving or trying to move. ठीक है, ये तो एक बेसिक जो है आप लोग का डेफिनेशन है। देखिए एक और डेफिनेशन है जिससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? देखिए ये देखिए मेरा मान लीजिए कॉन्टेक्ट सरफेस है। ठीक है, ओके, और इसमें एक बॉडी मेरा रखा हुआ है। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, सरफेस और बॉडी का, वो कैपिटल एफ, ये परपेंडिकुलर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इन जनरल इसको लिए हैं। ठीक है, तो जब बॉडी जब सरफेस जो है बॉडी पे फोर्स एफ लगाता है, ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होता है? बॉडी भी सरफेस पे, ठीक है, जस्ट उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, ओके, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रीन वाला जो है ये बॉडी का सरफेस पे है और रेड वाला जो है ये सरफेस का बॉडी पे है। ठीक है, मतलब ये ब्लैक वाला बॉडी सरफेस पे, सरफेस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ग्रीन वाला क्या है? ये आपका बॉडी सरफेस पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल अपोजिट होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है एफ, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये इन जनरल इस तरीके से है तो इसको आप कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक इधर हो जाएगा और एक इधर जाएगा। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस कांटेक्ट फोर्स का क्या कह लीजिए? नॉर्मल वैल्यू। ओके, इसी को हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी को देखिए यहाँ पे लिखा गया है कॉन्सेप्ट में कि व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स एट द सरफेसेस ऑफ बॉडीज। ठीक है, एज ए रिजल्ट ईच बॉडी exert a contact force on one another. ठीक है, the magnitude of, यहाँ पे फुल स्टॉप कीजिए, the magnitude of contact force acting on two bodies are equal but their directions are opposite and hence the contact force obeys Newton's third law. Okay, the direction of contact force acting on a particular body is not necessarily perpendicular to the contact surface. We can resolve this contact force into two components, one perpendicular to contact surface and other parallel to it. ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया था, the perpendicular component is called normal contact force and the parallel component is called friction. ठीक है, ये जो फिगर था मैंने आपको ये समझा दिया कि जो है इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, सरफेस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है और ये जो है बॉडी सरफेस पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ऊपर में रिजोल्यूशन हुआ है तो नीचे भी रिजोल्यूशन होगा। ओके, तो मेनली जो नॉर्मल फोर्स है वो ये कहलाता है, जो हम लोग का जो नॉर्मल कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह लीजिए, और ये जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है सरफेस के, इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम पे डिपेंड करता है, अगर आपको मतलब कि ज्यादा वैल्यू का दिया हुआ है फ्रिक्शन को डिफाइन करना तो आप डिटेल में डिफाइन कर दीजिए, और अदरवाइज आप चाहें तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना है और छोटा क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे 9 और 13 में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, फ्रिक्शन, तो इसी तरीके से पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको शॉर्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन का क्या क्या काइंड होता है, तो ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है तो आ सकता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक,
स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम से ही क्लियर है कि जो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वो ऐसा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो एबल होगा मोशन को, रिलेटिव मोशन को रोकने में, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, ठीक है। आप कोशिश करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है बॉडी के बीच में, बॉडी और सरफेस के बीच में, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन अप्लाइड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज एन इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है, यानी यही इस तरह का जो रिलेटिव मोशन हो सकता है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। इसको डिनोट करते हैं एफएस से, एस फॉर स्टैटिक, ठीक है। इस सबको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ क्या हो सकता है, ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, एंड कैपिटल एन इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग जैसा कि इसका नाम क्लियर है, लिमिटिंग है, मतलब कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इन दैट केस द बॉडी इज इन पोजिशन टू जस्ट टू स्लाइड ओवर कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा सफिशियंट है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाता है, अब फ्रिक्शन में ये पावर नहीं है कि वो मोशन को रोक सके, ठीक है, और जस्ट बॉडी जो है क्या स्टार्ट होने लगता है मूव करने के लिए। तो एल फॉर लिमिटिंग, इसको एफ एल से डिनोट करते हैं, और इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम हो गया तो इक्वल हो गया, ठीक है। और म्यू एल क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक थर्ड काइंड होता है, देखिए वो क्या है, वो है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक बोलिए या काइनेटिक बोलिए, तो नाम से क्लियर है, डायनेमिक यानी मोशन होने लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो फ्रिक्शन तो रहेगा। तो जो फ्रिक्शन अप्लीकेबल होगा वो क्या होगा, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग से छोटा होता है। क्यों, समझने वाली बात है। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन है, बॉडी रेस्ट पर है, आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम फ्रिक्शन अपना पूरा मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करता है कि मोशन को रोक दे, मोशन को प्रिवेंट कर दे, तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन उस टाइम अप्लाई कर लेता है। लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो गया कि अब जो है फ्रिक्शन कह लीजिए कि हार चुका है ना फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और मोशन स्टार्ट हो गया है, तो अब ये अपना लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। एक बस अपना जो एक जेन्युइन वैल्यू है उसी में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पहले से पता होंगी। अब देखिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये भी कभी कभार पूछता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। On the basis of different experiments, some laws of friction has been established, which are following. Number 1, the point of contact between bodies is the point of application of the force of reaction, ठीक है, ओके। जो point of contact होता है between body का, वो क्या होता है, एक्चुअली point of application of the force of reaction होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसी पे हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। Number 2, the direction of friction is opposite to that of direction of motion of body. The magnitude of limiting friction is just sufficient to prevent motion. The magnitude of limiting friction is, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, and the magnitude of limiting friction is independent of area and shape of surface in contact, ठीक है। जो कांटेक्ट में जो सतह होता है, जो सरफेस होता है, उसका एरिया या शेप पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सबको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट करना है आपको, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आइए कुछ हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों का इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है उसको भी देखिए। देखिए इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, छोटा चीज है।
रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाई म्यू। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बाई एन। इफ बॉडी इज प्लेस्ड इन स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस surface then mu equal to 0 and for the rough surface mu is less than 1, so the value of mu is lying between 0 to 1। ठीक है, next what is angle of friction? okay, angle of friction is denoted by lambda and is defined as angle between resultant force of contact and normal reaction। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये बात है कि जब आप कोई बॉडी को किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, तो एक वहां पे क्या होता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है, जैसे कैपिटल एफ है ना। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल हो, अगर ये इन जनरल इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट एन होगा और जो इसका एफ है वो क्या होगा, वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो लेमडा एफ और एन के बीच में एक एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जब फिगर बनाएंगे तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, वेयर एन वेक्टर एफ वेक्टर एन वेक्टर इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एफ वेक्टर। ठीक है, और एंड फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स एफ वेक्टर, ओके, स्मॉल एफ वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन हो गया। ओके, अच्छा, देखिए एक रिजल्ट है यहाँ पे, क्या है रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यानी म्यू और लेमडा के बीच में क्या रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू tan लैम्डा। ठीक है, समझना इसको आसान है, प्रूफ करना। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा रिजल्ट है ये। देखिए क्या है इसमें कि मान लीजिए मेरा कोई इस तरह का कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर जो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैपिटल एफ है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे एफ को अगर हम रिजोल्व कर दें, ठीक है, तो इस तरफ का वैल्यू क्या आएगा, इस तरफ का वैल्यू मेरा आएगा, इस तरफ का वैल्यू मेरा आएगा एफ साइन लेमडा। ठीक है, सॉरी लेमडा है कॉस, एफ कॉस लेमडा, चूंकि जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ साइन लेमडा। ठीक है, तो एक्चुअली जो मेरा एन है वो क्या है, एफ कॉस लेमडा है, क्योंकि एफ का ही कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो एन का जो वैल्यू है क्या होगा, एफ कॉस लेमडा होगा, और इसी तरीके से जो स्मॉल एफ है इसका वैल्यू क्या होगा, एफ साइन लेमडा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब देखिए दोनों को बस कुछ करना नहीं है, डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडिंग 1, तो यहाँ से आपको tan लेमडा मिल जाएगा इक्वल टू एफ बाई एन। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन में कि एफ बाई एन मेरा क्या होता है, एफ बाई एन होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो tan लेमडा इक्वल टू म्यू आ गया। ठीक है, तो काफी छोटा रिजल्ट था ये और काफी इजी था। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसके बाद कुछ और भी चीज देखिए, हमारे पास एक डेफिनेशन है, ठीक है, कोन ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, व्हाट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन जैसा इसका नाम है उसी तरीके से अगर कोई कोन, ठीक है, किसी सरफेस पर अगर रखा हुआ है तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है कैपिटल एफ और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कंपोनेंट, इसके बीच के एंगल को कोन ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो tan थीटा कैसे डिफाइन होगा, एफ बाई एन। ठीक है, और यानी म्यू, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन के केस में म्यू आपका tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए एक थ्योरम है हमारे पास, इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्या है थ्योरम देख लीजिए, इफ ए बॉडी बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है,
on a rough inclined plane under the action of its weight and reaction of the plane, then the inclination of the plane is equal to angle of friction. ठीक है, ओके मतलब क्या प्रूफ करना है, दैट इज हम लोग जैसे इंक्लाइनेशन अगर ले लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं लैम्डा, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, टू शो करना है हमको कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है ये। इसका देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर ए बॉडी ऑन ए inclined plane, ठीक है, ऑन inclined plane, ठीक है, inclined by थीटा एंगल, by थीटा एंगल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन से मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता हुआ कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, उस पर एक बॉडी रखा हुआ है, और लेट ये भी मान लेते हैं कि हम लोग का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो n है, उसे मान लेंगे, ठीक है। लेट ये मान लेते हैं कि लेम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये आप मान लीजिए, ओके। अच्छा, तो बोल क्या रहा है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी इसका मतलब क्या है कि जस्ट बॉडी मूव करने के पोजीशन में होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या फिगर हमारा क्या बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, ठीक है, जो थीटा से इंक्लाइन किया हुआ है, ये ए बी मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये इस पर एक बॉडी रखा हुआ है। तो जो mg है, mg ध्यान दीजिएगा, हाँ, बॉडी के सेंटर से हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, वेट है ये, तो वेट जो है हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, चूंकि ये ग्रेविटी फोर्स है। तो क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे mg इक्वल टू क्या होगा, ये सब भी लेट कर लेते हैं, लेट mg इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, फिर हम लोग का जो स्मॉल f है वो क्या है, स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स एंड कैपिटल N जो है वो क्या है, वो है आपका नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। F को लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि कैपिटल F मेरा क्या होता है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है, और इसका कंपोनेंट है कैपिटल N और स्मॉल f। तो अगर N और F लिख दिए हैं तो कैपिटल F लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो डेफिनेशन था, वहां से हम लोग क्या देखे थे कि अगर ये लेम्डा है तो tan लेम्डा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में tan लेम्डा इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है, म्यू, इसको हम लोग यूज करेंगे, हाँ, इक्वेशन 1, ठीक है ना। अच्छा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, एंड फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि F जो होगा मेरा वो क्या होगा, म्यू n होगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे बस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, बोलिए, एट इक्विलिब्रियम मतलब कि जैसा पोजीशन में ब्लॉक रखा हुआ है ये रेस्ट पर कब रहेगा। तो देखिए अब आपको ध्यान ये देना है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया mg, है ना, ठीक है। तो हम ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर और एलोंग में कंपोनेंट है f और n। तो हम लोग mg को भी रिजोल्व कर देंगे, ठीक है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और एलोंग, ठीक है। तो mg का जो रिजोल्यूशन है वो ऐसे और ऐसे होगा, दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा है, ये कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, डेफिनेटली, ठीक है, इसलिए कि ये जो लाइन है ये तो पैरेलल है ना, यही इंक्लाइन प्लेन ही है, ठीक है।
ये तो ए बी ही हो गया कह लीजिए। तो आप बिल्कुल देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी आप अलग करके देख सकते हैं, ऐसे ऐसे आप अलग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस लाइन पे आपका लगा हुआ है एम जी, ठीक है, वेट, ओके। और ये है मेरा थीटा, ये हो गया 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखे हैं। तो जब एम जी को इधर रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एम जी, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ओके, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और इसका परपेंडिकुलर वाला फिर क्या आ जाएगा, एम जी आपका कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये एम जी साइन थीटा हो गया, इधर एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए ये जो एफ है ये एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका है म्यू एन, तो ये म्यू एन के बराबर हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, क्योंकि एफ मेरा म्यू एन होता है। अच्छा, एन जो है वो किससे बैलेंस होगा, एम जी कॉस थीटा से। तो एन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, 3। अब आप क्या कीजिए, 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइड 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan थीटा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ बाई एन, ठीक है। और एफ बाई एन को ही म्यू बोलते हैं, ठीक है ना, क्या है, दैट इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, अच्छा ये एफ बाई एन मेरा क्या है, तो ये एफ बाई एन मेरा है म्यू, ठीक है। चूंकि म्यू इक्वल टू एफ बाई एन लिखेंगे हम लोग, और डेफिनेशन से यही होता है, ठीक है, चूंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एन। अच्छा, और अगर हम लोग 1 का यूज कर दें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan लेमडा यूजिंग 1, ठीक है। अब यहां से आपका tan को अगर आप इलिमिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू लेमडा, यही प्रूफ करना था। तो ये छोटा सा आसान रिजल्ट था, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ओके, देखिए कुछ और भी थ्योरम है हम लोग के पास में। एक थ्योरम है कि इफ बॉडी हैव थीटा ग्रेटर देन लेमडा, ठीक है। अभी हम लोग जो रिजल्ट निकाले वो क्या था, थीटा इक्वल टू लेमडा, और थीटा इक्वल टू लेमडा हम लोग कब निकाले, जब पोजीशन इक्विलिब्रियम था, ठीक है ना। तो बोलता है कि अगर थीटा लेमडा से बड़ा हो जाएगा देन बॉडी कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट। तब ऐसे केस में क्या होगा, बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में नहीं रहेगा। अब रेस्ट में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी होगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ इसी थ्योरम में आ जाएगा जो नीचे थ्योरम है, ठीक है। तो फिर यहां से एक रिजल्ट और बनता है कि अगर थीटा लेस देन लेमडा है या इक्वल टू लेमडा है तो इस केस में बॉडी आपका रेस्ट पर रहेगा। ये तो लिमिटिंग केस है, मतलब कि ठीक है यहाँ पे बॉडी अबाउट टू स्लाइड होगा, लेकिन इसमें भी रेस्ट पर रहेगा और इसमें भी रेस्ट पर, ठीक है। तो इस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस के लिए अगर हम थ्योरम बनाएंगे तो ये होगा कि हमको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही थ्योरम देखिए बना है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 11, 13 और 16 में आया हुआ है। क्या है थ्योरम, ठीक है, बोलता है ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड टू हॉरिजन एट एन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वही केस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल का एंगल है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो बोलता है ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड टू हॉरिजन एट एन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड सपोर्टेड बाय ए फोर्स, ठीक है, एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन। तो ऐसा केस में तो वो जो कि क्या होगा, गिरने लगेगा, तो इसलिए एक फोर्स से उसको सपोर्ट किया गया है, एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट स्लोप है उससे वो एंगल बना रहा है, टू फाइंड द लिमिट बिटवीन विच फोर्स मस्ट लाई। तो जो फोर्स हम लोग लगाएंगे एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है, तो वो फोर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसके लिए पहले हम फिगर यहाँ पे बनाए हैं, तो पहले सिचुएशन को समझ लीजिए। सिचुएशन क्या है, देखिए ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल अल्फा लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार हम लोग थ्योरम में थीटा लिए थे,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में कुछ भी लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं अल्फा, ठीक है, और थीटा देखिए यहाँ पे लिए हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो वही केस होगा जो होता था, जैसे ये हम लोग का वेट है W, इसको आप mg भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम W लिखे हैं, ठीक है। तो ये W हो गया, ठीक है। अब जैसे पिछले बार किए थे हम लोग वैसा ही फिर से होगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, W साइन अल्फा, साइन में आएगा, इधर जो बनेगा वो क्या होगा, W कॉस अल्फा। ये तो आपको याद भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब देखिए, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट है जो अप्लाई होता है वर्टिकल, ये इस इंक्लाइन के नॉर्मल, ठीक है, और इस इंक्लाइन में F इक्वल टू म्यू एन। कब, अगर मेरा बॉडी इस तरफ गिरने वाला है तो मेरा F पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसको गिरने से रोकने के लिए एक फोर्स हम P लगाए हैं, ठीक है। अब बोलता है ये जो फोर्स आप लगाए हैं ये ग्रेटेस्ट स्लोप से कुछ एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट स्लोप देखिए इसको बोलते हैं, ये जो है ना ये ग्रेटेस्ट स्लोप कहलाता है इसका, AB, ठीक है, लाइन। तो इस लाइन से ये मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग अब इसी पे बात करेंगे। हाँ, तो चलिए कुछ कुछ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेट, ठीक है, AB इज एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विथ एंगल अल्फा टू होरिजन, ठीक है, एक चीज हो गया। अच्छा, फिर लेट W इज वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, कैपिटल N वेक्टर इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट, F वेक्टर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ वो P के बारे में लिख लेते हैं कि P हमारा क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट, यहीं पे लिख लेते हैं, एक लाइन लिखा जाएगा, ठीक है, लेट बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स P वेक्टर with an angle theta to the largest slope AB, ठीक है। AB से थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का दो केस होगा, ठीक है। पहले देखिए केस 1 में यहाँ पे लिखता हूं, केस 1, इफ बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव डाउन द प्लेन, ठीक है। अगर देखिए, अगर जो बॉडी है वो नीचे आना चाहता है, ये मेरा जो यहाँ पे बॉडी था, ठीक है, यही मेरा बॉडी यहाँ पर है। ओके, इसको ऐसे छोटा सा बना देते हैं। ये जो बॉडी है अगर ये नीचे आना चाहता है तो क्या है, देन जो फ्रिक्शन है वो उधर अप्लाई होगा, देन फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड क्या, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका along डायरेक्शन ए बी वेक्टर, ए से बी वेक्टर की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये केस 1 हो गया। तो अब इस केस में देख लीजिए, एक तो वहाँ पे फिगर बना हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग का जो फिगर है वो वही जो पहले वाला था, W है, W साइन अल्फा है, ये W कॉस अल्फा है, ठीक है, ऊपर N है, इधर F है। अभी जो नया P आया है, एक्स्ट्रा फोर्स जो हम लगाए हैं, जो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका भी रिजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका देखिए रिजोल्यूशन यहाँ पे कर दिए हैं। इसका रिजोल्यूशन करने से क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा मेरा P कॉस थीटा, F इधर पहले से है, इधर है मेरा P साइन थीटा, N पहले से है,
और W का जो रेजोल्यूशन है वो है W cos अल्फा और W sin अल्फा, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर इक्विलिब्रियम क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स P लगाया गया है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग में इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है। टेकिंग इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये पूरा बैलेंस रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये W sin अल्फा, ये एक्स एक्सिस अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो नहीं है, यहाँ पे अलोंग द आपका अलोंग दी प्लेन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो यहाँ पे अलोंग दी प्लेन कर देता हूँ, ठीक है, अलोंग दी प्लेन AB, ठीक है। तो AB के अलोंग में अगर हम इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो क्या होगा मेरा, बताइए। इधर W sin अल्फा है, ये बैलेंस होगा किससे, W sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा F प्लस P cos थीटा, ठीक है। और F मेरा क्या होता है, म्यू n, तो इसको लिख देते हैं W sin अल्फा इक्वल टू म्यू n प्लस P cos थीटा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। एंड टेकिंग इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू प्लेन AB। तो AB के परपेंडिकुलर अगर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, ये P sin थीटा और n ये एक तरफ है, ये बैलेंस हो जाएगा W cos अल्फा से, ठीक है। तो हो जाएगा W cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस P sin थीटा, ठीक है। क्लियर है, ओके। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। दैट इक्वल टू आपका n क्या हो जाएगा, W cos अल्फा माइनस P sin थीटा, ठीक है। पुट कर दीजिए, पुटिंग 2 in 1 क्या मिलेगा बताइए। वी गेट हम लोग को मिलेगा W sin अल्फा इक्वल टू म्यू W cos अल्फा माइनस P sin थीटा, ओके, और प्लस P cos थीटा, ठीक है। तो ये मिल रहा है, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का P का वैल्यू क्या आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए P का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा, पहले P को एक तरफ, W को एक तरफ कर दीजिए ना, ठीक है। तो W को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, W sin अल्फा माइनस, अगर W को कॉमन ले लेते हैं तो sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा इज इक्वल टू, इधर P को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा पहले cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखिए P का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो P का वैल्यू आ जा रहा है, P इज इक्वल टू आ जा रहा है, ठीक है, साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ओके, ठीक है। अब म्यू का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। म्यू क्या होता है, tan लैम्डा, ठीक है, ओके। पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, क्या वैल्यू आ गया हम लोग का, देखिए देयर पर हम लोग का जो P आया है उसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। क्या आया है P का वैल्यू, साइन P का वैल्यू आया है, ठीक है, साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा और डिवाइडेड बाई आया है आपका cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ठीक है, यही वैल्यू आया है। तब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर जो आपका म्यू है वो क्या होता है, वो होता है tan लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा P क्या आ जाएगा, मेरा P आ जाएगा डालने से साइन अल्फा माइनस tan लैम्डा का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं साइन लैम्डा बाई cos लैम्डा और cos अल्फा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा माइनस यहाँ पे फिर से साइन लेमडा बाई कॉस लेमडा और साइन थीटा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस लेमडा माइनस कॉस अल्फा साइन लेमडा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस लेमडा माइनस साइन थीटा साइन लेमडा। दोनों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। फार्मूला को फिट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू ऊपर में आ जा रहा है आपका साइन अल्फा माइनस लेमडा और नीचे में आ जा रहा है मेरा कॉस थीटा ठीक है, कॉस थीटा माइनस लेमडा ही आ रहा है। ओके क्लियर। अच्छा कॉस सी प्लस कॉस टी और माइनस साइन सी प्लस साइन डी होता है ना। अच्छा तो नीचे में अच्छा यहाँ पे कुछ लगता है डब्लू मेरा छूट गया है कहीं पे, यस डब्लू भी था यहाँ पे मिस किया हूँ तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा जैसे पी जब हम लिखे थे यहाँ पे डब्लू भी होगा ना ऊपर में, तो डब्लू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा डब्लू, ठीक है। यहाँ पे भी डब्लू कर लेंगे तो यहाँ पे भी डब्लू हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा डब्लू। और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी नहीं, ठीक है, कॉस थीटा माइनस लेमडा ही होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट एक बार देख लीजिएगा, ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ओके इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे साइन ए कॉस बी, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ऊपर से ही फॉर्मूला बना लेते हैं। अल्फा को अगर 90 माइनस थीटा रख दिया जाए तो ये कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन, ठीक है, क्लियर, यही होगा। तो ये पी का वैल्यू आ गया। ओके अच्छा इसी तरीके से ये हम लोग का देखिए केस 2 बनेगा, तो केस 2 जब बनेगा तो केस 2 में हम लोग क्या बनाएंगे, पहले तो हम लोग फ्रिक्शन को ऊपर लिए थे, चूंकि ये नीचे मूव करना चाह रहा था तो इसमें हम लोग ले लेंगे कि लेट द बॉडी हैव टेंडेंसी टू मूव अप द प्लेन, ठीक है। चूंकि आप फोर्स लगाए हैं तो फोर्स अगर लगाए हैं तो दो बात हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है, या तो पी डायरेक्ट ऊपर की तरफ खींच लेगा, जो हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये जो फोर्स अप्लाई किए थे तो ये क्या हो सकता है, बॉडी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, या तो बॉडी को रोके रखेगा कि नीचे मत गिरो, ठीक है। तो ये जो केस था ये नीचे नहीं गिरने का था, और अब जो केस है उसमें बॉडी ऊपर की तरफ खींच सकता है, लेकिन हम लिमिटिंग का बात करेंगे, इक्विलिब्रियम का, यानी खींच तो सकता है बट खींचेगा नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम लोग का फिर क्या हो जाएगा बताइए, इस केस में बस फिगर आपका चेंज होगा, देन क्या लिखेंगे, देन जो फ्रिक्शन है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स एफ वेक्टर इज exerted, ठीक है, डाउन द inclined plane, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बस फिगर हमारा चेंज होगा, तो फिगर देखिए कैसा बनेगा, फिगर को जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो स्केल का यूज कीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये हम लोग का यूं हो गया, और फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए हम लोग का ए बी है यानी इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का ब्लॉक बॉडी, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स था, तो फोर्स का जो मेरा जो पहले से वैल्यू आया हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो सब रिजोल्यूशन तो आपका वही सेम टू सेम रहेगा, तो उसी रिजोल्यूशन को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या आया था देखिए, तो इधर मेरा आया था पी कॉस थीटा, इधर आया था पी साइन थीटा, वो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मेरा एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग लिखेंगे तो एक मेरा हो गया ये इस तरफ का, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट, ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट मेरा, ओके। तो इधर मेरा क्या था, एम जी
इधर मेरा W cos अल्फा था, W cos अल्फा ये वही रहेगा, इधर W sin अल्फा, ठीक है। और फिर P का जो रिजोल्यूशन आया था वो क्या आया था, देखिए P का आया था आपका P cos थीटा इधर, ठीक है। इस तरफ हम लोग का आया था P cos थीटा, इधर आया था मेरा P sin थीटा, ठीक है, P sin थीटा, P sin थीटा। ये W sin अल्फा इधर नहीं है, W sin अल्फा तो इधर होता है ना, इसकी तरफ हो जाएगा मेरा W sin अल्फा, ठीक है। और एक मेरा यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल, जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल n, ठीक है। तो एक बस चेंज हो रहा है, वो ये कि मेरा जो फ्रिक्शन है वो भी इधर ही अप्लाई हो जाएगा, स्मॉल f, ठीक है, ओके। तो जो चेंज है वो सिर्फ चेंज आपको यहाँ पे देखना है कि चेंज क्या हुआ। तो चेंज देखिए हम लोग का सिर्फ ये हुआ कि जो ये जो f मेरा था पीछे, वो f मेरा इधर आ गया, बाकी सब सेम टू सेम ले लेना है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्लियर है अभी। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहीं पे मेरा एक P फोर्स लगा हुआ था, ठीक है, उसी P फोर्स का हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन किए हैं, और ये एंगल मेरा थीटा था, तो ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, ओके, ठीक है, ओके। तो फिगर आपको थोड़ा सा बस चेंज करना है, सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन को आपको चेंज कर देना है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में फिर हम लोग टेकिंग इक्विलिब्रियम करेंगे, है ना। आइए करते हैं। इन दिस केस taking equilibrium along the plane, ठीक है, प्लेन के along में करेंगे तो क्या होगा बताइए, f प्लस W sin अल्फा इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, f प्लस W sin अल्फा इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। f क्या होता है मेरा, f होता है मेरा म्यू n, सो म्यू n प्लस W sin अल्फा इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, एंड और इक्विलिब्रियम लेंगे, इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो इंक्लाइन प्लेन है AB, इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो n प्लस P साइन थीटा ये एक तरफ है, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या है W cos अल्फा, ओके। तो यहाँ से मेरा n का वैल्यू क्या आ जा रहा है, W cos अल्फा माइनस P साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, वही काम करना है, पुटिंग 2 इन 1 क्या आ जाएगा, म्यू W cos अल्फा माइनस P साइन थीटा प्लस W साइन अल्फा इक्वल टू P cos थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब फिर से P को अलग करना है, कुछ करना तो है नहीं, तो पहले W को इधर अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू, इधर P को कॉमन ले लीजिए, P को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा cos थीटा, उधर से आ जाएगा आपका म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का P देखिए क्या आ जा रहा है, तो P आ जा रहा है W म्यू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। वेयर जहाँ पर हम लोग का म्यू क्या है, म्यू होता है हम लोगों का tan लेमडा, और लेमडा क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन लेमडा बाई कॉस लेमडा, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो P क्या आ जाएगा बताइए, देखिए P आ जाएगा अप्लाई करने से साइन लेमडा कॉस अल्फा प्लस कॉस लेमडा साइन अल्फा, ऊपर में आ रहा है, और नीचे देखिए क्या आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है हम लोग का कॉस थीटा, ठीक है, कॉस लेमडा प्लस साइन थीटा साइन लेमडा, ओके, ये आ जा रहा है। तो इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला देखिए अप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका P इक्वल टू आ जाएगा W, ऊपर में जो फॉर्मूला है वो है क्या, साइन लेमडा प्लस अल्फा, ठीक है, और नीचे में जो है हम लोग का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस थीटा माइनस लेमडा, लगता है ये सही है, ठीक है।
देख लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि कॉस थीटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में प्लस जाता है ना, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला था यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, क्लियर है। इस तरीके से देखिए, दोनों का कुछ करना था नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा और हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए काम करेंगे तो हमारा पी का वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इजी है, इसको इजी ही देखिए, इजी लीजिए, ठीक है, और इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।